और मैं जो है वो किसी समाज, किसी जाति या किसी धर्म या किसी मज़हब के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं अपने देश के लिए बोलता हूँ। मेरे देश के अंदर बेरोजगारी है तो नौजवानों के लिए बोलता हूँ। मेरे देश का किसान आत्महत्या करता है तो किसान के लिए बोलता हूँ। मेरे देश के जवान के ऊपर कोई संकट आता है तो जवान के लिए बोलता हूँ। मैं देश के किसान, जवान, नौजवान सभी के लिए बोलता हूँ। कैसे खतरा होगा? 125 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर। 125 करोड़ की आबादी में सबसे ज़्यादा हिंदू इस देश के अंदर है और उसके बाद भी हिंदू को खतरा और हिंदू के धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कही जाती हैं। बाकी इस देश के अंदर किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को कोई भी खतरा नहीं। सरकार जो है इस टाइम पर मुद्दे लेके आती है हिंदू और मुसलमान के। सरकार के पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के मुद्दे होते हैं। सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों के चलते देश के नौजवान का मुद्दा जो है वो भूल चुकी है। रोजगार का मुद्दे पे आज कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जब बच्चियों का एग्जाम हुआ था तो बच्चियां कितनी मुश्किल से गई। सरकार कह रही थी, दावे कर रही थी कि हमने बसों का इंतजाम कर रखा है, कोई बसों का इंतजाम नहीं था। उसके बाद जब पेपर देने के लिए बच्चियां जाती हैं तो पता ही चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के मामलों को आप छिपा सकते हैं क्या? आपने देश के जो जवान हैं उनके लिए अग्निवीर की स्कीम लिया है। 5 साल के लिए उनको चौकीदार बना के आपने छोड़ दिया। ये बताइए आप मुझे, ये सब चीज़ें जो है जायज़ हैं? सरकार के जो वादे हैं, अगर आप सरकार के वादों की बात करते हैं ना तो आप खुद जवाब नहीं दे पाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे। ठीक है ना? तो सरकार के वादों की बात मत करिए। अगर आपसे सरकार के वादे पूछ रही है तो आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी का वादा सरकार ने किया था, बताइए कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? गिना दीजिए 5 स्मार्ट सिटी के नाम, गिनाइए ना। आप तो 100 की बात करते हैं, मैं 5 पूछता हूँ, गिनाइए ना। आप गिना नहीं पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार में से आप बताइए मुझे कि अगर सरकार सालाना भी दे रही हो 50 लाख रोजगार तो बताइए आप मुझे। नहीं दे रही है। स्किल डेवलप कर रहे हैं सर। क्या स्किल डेवलप हो रहा है? आपको पता है कि भारत देश की आज इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है? भारत देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आज भारत देश जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आज ये देखिए, महंगाई इस देश में चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान से लोगों का पेट नहीं भरता है। हिंदू मुसलमान करने से पेट नहीं भरेगा, या राम मंदिर बनाने से, या बड़ी बड़ी मस्जिदें या गुरुद्वारे या चर्च बनाने से पेट नहीं भरता है। लेकिन उनके लिए क्या कहती है सरकार? सरकार उनको कहती है आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही हैं। जबकि वो लोग तो इस देश के अंदर आप हजारों लाखों लोगों को, भूखे पेटों को खाना खिलाते हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी दिनों से, लगभग 6-7 या 8 सालों से तकरीबन आपको देखने को मिलता होगा, और वो शख्स है मोहित शर्मा। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित शर्मा। आज इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है ये इतना बढ़ रही है, क्या इनका विचार है। सबसे पहले स्वागत है मोहित शर्मा जी आपका। जी, मैं आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोहित शर्मा जी, आप इतने काफ़ी दिनों से, लंबे समय से आप इतने वायरल चल रहे हैं, तो क्या मकसद, हम कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं आप आगे चल के राजनीतिक गलियारों में जाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर। मैंने एक बहुत छोटी उम्र से जो है वो देश के लिए बोलना शुरू किया, और मैं जो है वो किसी समाज, किसी जाति या किसी धर्म या किसी मज़हब के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं अपने देश के लिए बोलता हूँ। मेरे देश के अंदर बेरोजगारी है तो नौजवानों के लिए बोलता हूँ। मेरे देश का किसान आत्महत्या करता है तो किसान के लिए बोलता हूँ। मेरे देश के जवान के ऊपर कोई संकट आता है तो जवान के लिए बोलता हूँ। मैं देश के किसान, जवान, नौजवान सभी के लिए बोलता हूँ। अग्निवीर वगैरह जो हो उसमें भी आपके काफ़ी वीडियोज़ आई थी। जी जी जी। और अग्निवीर के बारे में मैं ज़रा बात कर लूँ आपसे। सरकार का जो स्कीम है कि वैसे बंदे हम चाहते हैं अमेरिका जैसे आगे बढ़ना, विकास जो देश कर चुके उनका हम मैं क्या बोलता हूँ आपको, लेकिन हम लोग जो है ना, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग अमेरिका जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है हमें चाइना जो है हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि हम अमेरिका से डेवलपमेंट में आगे बढ़े, रशिया से डेवलपमेंट में आगे बढ़े। सरकार की मंशा और सोच ये है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमेशा उलझते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें। क्योंकि अगर हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो सरकार को वोट मिलेगा, मोदी जी वापस सत्ता में आएंगे और मोदी जी को कुर्सी मिलेगी। क्योंकि मोदी जी को कुर्सी इसी नाम पर मिलती है जब इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम के राइट्स होते हैं। जितना हिंदू मरेगा उतना बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए ये आए दिन आप भाषण भी और स्टेटमेंट भी सुनते रहते हैं कि यहाँ हिंदू को खतरा है, वहाँ हिंदू को खतरा है, जबकि हिंदू को कहीं कोई खतरा नहीं है। कैसे खतरा होगा? 125 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर। 125 करोड़ की आबादी में सबसे ज़्यादा हिंदू इस देश के अंदर है और उसके बाद भी हिंदू को खतरा और हिंदू के धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कही जाती हैं। बाकी इस देश के अंदर किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को कोई भी खतरा नहीं है। और कई तमाम जो लोग हैं वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो पुलिस को तो मैं देख लूँगा। वो आपको क्या लगता है, वो सही है? बोलता हूँ सर, ऐसे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं ना कि 15 मिनट का टाइम दे दो या ये छोड़ दो, पुलिस को देख लो, ऐसे लोगों का काम मेरे ख्याल से इस देश में अंदर दंगा भड़काने का होता है। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए।
मैं तो ये कहता हूँ पॉलिटिकल नेताओं से कोई मेरी कोई पर्सनली कोई वो थोड़ी है कि भाई उनसे मैं उनको दुश्मनी हूँ कोई। मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई भी पॉलिटिकल नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, चाहे एमआईएम का हो, चाहे किसी का भी पार्टी का, किसी भी दल का हो, अगर वो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट देता है, जो स्टेटमेंट देश विरोधी हो, आप उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करें, आप उसको जेल के अंदर बंद करें, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं करते हैं। लेकिन सरकार जो है इस टाइम पर मुद्दे लेके आती है हिंदू और मुसलमान के। सरकार के पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के मुद्दे होते हैं। सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों के चलते देश के नौजवान का मुद्दा जो है वो भूल चुकी है। रोजगार का मुद्दे पे आज कहीं कोई चर्चा नहीं है। टेलीविजन खोल कर देखते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं आप, कोई चर्चा नहीं है। कैसे नहीं है चर्चाएं? देखिए अब एनटीपीसी की परीक्षाएं हुई, सीजीएल की परीक्षाएं हुई, सेंट्रल लेवल की जितनी परीक्षाएं हुई हो रही हैं, कोविड के बाद तो हो रही है ना। सर मैं क्या बोलता हूँ, अभी आप ये देखिए कि आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जब बच्चियों का एग्जाम हुआ था तो बच्चियाँ कितनी मुश्किल से गई। सरकार कह रही थी, दावे कर रही थी कि हमने बसों का इंतजाम कर रखा है, कोई बसों का इंतजाम नहीं था। उसके बाद जब पेपर देने के लिए बच्चियाँ जाती हैं तो पता ही चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के मामलों को आप छिपा सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार में कितने पेपर लीक हुए हैं ये बताइए ना आप मुझे, हैं? उसमें पेपर लीक हो जाता है, सरकार तो ये कह देती है कि पेपर लीक हो गया, लेकिन जिन बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है, उन्हें वापस से पढ़ना होता है, वापस से एग्जाम देने होते हैं, उनका क्या? ये बताइए ना आप मुझे। आपने देश के जो जवान हैं उनके लिए अग्निवीर की स्कीम लिया है, 5 साल के लिए उनको चौकीदार बना के आपने छोड़ दिया। ये बताइए आप मुझे, ये सब चीजें जो है जायज़ हैं क्या? ये तो वो सही है ना, क्योंकि सरकार तो कुछ ना कुछ सोच समझ के रखी होगी। सरकार, मैं क्या बोलता हूँ सर आपको, सरकार के जो वादे हैं, अगर आप सरकार के वादों की बात करते हैं ना तो आप खुद जवाब नहीं दे पाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो सरकार के वादों की बात मत करिए। अगर आपसे सरकार के वादे पूछ रही है तो आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी का वादा सरकार ने किया था, बताइए कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? गिना दीजिए 5 स्मार्ट सिटी के नाम, गिनाइए ना। आप तो 100 की बात करते हैं, मैं 5 पूछता हूँ, गिनाइए ना। आप गिना नहीं पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार में से आप बताइए मुझे कि अगर सरकार सालाना भी दे रही हो 50 लाख रोजगार, तो बताइए आप मुझे। नहीं दे रही है। स्किल डेवलप कर रहे हैं सर। क्या स्किल डेवलप हो रहा है? आपको पता है कि भारत देश की आज इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है? भारत देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आज भारत देश जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आज ये देखिए महंगाई इस देश में चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान से लोगों का पेट नहीं भरता है। हिंदू मुसलमान करने से पेट नहीं भरेगा, या राम मंदिर बनाने से, या बड़ी बड़ी मस्जिदें या गुरुद्वारे या चर्च बनाने से पेट नहीं भरता है। लेकिन हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ मैंने बोल दी कि गुरुद्वारे से ज़रूर पेट भरता है। आप देखिए गुरुद्वारे में जाके लाखों हजारों करोड़ों लोग खाना खाते हैं गुरुद्वारे के अंदर। जो सुविधा सरकार को करनी चाहिए वो काम सिख धर्म के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या कहती है सरकार उनको कहती है आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही हैं। जबकि वो लोग तो इस देश के अंदर आप हजारों लाखों लोगों को भूखे पेटों को खाना खिलाते हैं, उनको कंबल भी बांटते हैं, उनकी दवाई की भी सुविधा करते हैं। आप ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। किसान आंदोलन हुआ तो किसानों के जो क्या कहते हैं किसान थे, उनके लिए ये तक कहा गया कि यहाँ जो महिलाएं आती हैं पैसों में आती हैं। आप किस तरीके की सोच लेकर जी रहे हैं, तो सोचिए आप किस समाज में जी रहे हैं और आप इस समाज को कहाँ और कितना पीछे लेकर जा रहे हैं। इस पर सोच के देखिए, एक विचार विमर्श करके तो देखिए कि आज हम भारत देश के किस सदी में जी रहे हैं। उस सदी में, जिस सदी के अंदर लोग तरक्की की सोचते हैं, डेवलपमेंट की सोचते हैं, नए नए मंगलयान, नई नई सैटेलाइट्स, नए नए रॉकेट्स, नई नई मिसाइल्स, उनके पे चर्चा करते हैं। हमारे देश में चर्चा सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, फिर इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद, कभी मस्जिद के भोंपू, कभी हनुमान चालीसा, इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। मेरे ख्याल से 22वीं सदी के भारत में ये सब चर्चाएं अब शोभा नहीं देती हैं। आपको हिंदू मुस्लिम से भी ऊपर उठकर सोचना होगा, भाईचारे के लिए, एकता के लिए, अनेकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए आपको सोचना होगा। और क्या आज हम लोगों में इतनी ठेस आ गई है, क्या हम लोगों में आज इतना परिवर्तन हो गया कि हम लोग एक साथ रह नहीं पा रहे हैं एकजुट होकर? हमें दिक्कत क्या है? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब देश की आज़ादी के बाद से साथ रह रहा है तो क्या हम आज साथ नहीं रह सकते? क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है बताइए? बेटियों के साथ इस देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेटियों के साथ नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को 8 किलोमीटर तक देश की राजधानी में घसीट दिया जाता है। ये सोचिए ना आप मुझे। बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवानों के पेपर सुरक्षित नहीं है, देश के जवान सुरक्षित नहीं है, खेत में किसान सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित कौन है इस देश के अंदर? आप मुझे बताइए कि किस एंगल से आप कहते हैं कि बीजेपी इज़ अ बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी? मुझे बताइए ना आप मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि बीजेपी एक बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी के बीजेपी के अंदर के जो लीडर्स हैं ना, वो सबसे नीचे गिरे हुए लीडर हैं, बहुत नीच किस्म के लीडर हैं। ऐसे लीडर इस देश के खोखला करने का काम कर रहे हैं, इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। इस देश के जो नौजवान हैं उनके जब वो रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडे के साथ किया जाता है। अरे भैया, रोजगार मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनको लाठी और डंडे से मारेंगे तो ये वाजिब नहीं है ना। तो इस पर देश के लोगों को चर्चा करनी होगी। सर अभी आपने जिक्र किया कि दिल्ली जो केस हुआ अंजलि का, उसका जिक्र किया आपने, तो इसके बाद अभी जैसे ही ये घटना घटी तो कुछ दिनों बाद तुरंत से उसकी गिरफ्तारी हुई। जो दोषी थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। अब यह न्यायालय का कार्य है सर कि वो न्यायालय को सजा देगी। राम रहीम भी जेल में था, आसाराम भी जेल में था, कुलदीप सिंह सेंगर भी जेल में था, लेकिन फिर भी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं ना। जब तक आप बीच चौराहे पर बलात्कारियों को फांसी नहीं देंगे, ऐसे लोगों को फांसी का प्रावधान आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं
करेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि ऐसी घटनाओं पर कोई अंकुश और लगाम कसेगी, और इस पर लोगों को विचार विमर्श भी अब करना चाहिए। निजीकरण की बात किया जाए सर, निजीकरण अगर करता है तो हमारे इससे देश में विकासशील जो हो रहा है वो विकास करेगा ना सर। मैं क्या अगर बोलता हूँ सर, सरकारी निजीकरण से मैं क्या बोलता हूँ, निजीकरण से जो आप देख रहे हैं कि जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है या जो तमाम सरकारी संपत्ति हैं उनका निजीकरण हो रहा है, उससे देश को बहुत नुकसान है और आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत घातक भी साबित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देखें कि मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनकी धाराप्रवाहिक बात करने का वो अंदाज़ और सरकार को वो जिस तरह से आड़े हाथ लेने का वो अंदाज़ बहुत अलग रहा और लेते रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।